हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इन आज की क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं जो आपके अपकमिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे। एंड बिफोर स्टार्टिंग टुडेज क्लास, अ क्विक रिमाइंडर, अगर आप नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं दिसंबर 2021 एंड जून 2022 के मर्ज साइकिल के लिए, तो रिविजन बैचेस अवेलेबल है। आप रिविजन बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। सारा कुछ ऑलरेडी प्रोवाइडेड है रिविजन बैच में। आप फटाफट से सारा रिवीजन करके मॉक टेस्ट दे सकते हैं और अपना सितंबर में एग्जाम दे सकते हैं। सो सितंबर में एग्जाम होने वाले हैं नेट के। सो बी प्रिपेयर्ड, जॉइन अवर रिवीजन बैचेस। एंड अगर आप नेक्स्ट साइकिल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं विच इज दिसंबर 2022 साइकिल, सो फोरेंसिक साइंस एंड क्रिमिनोलॉजी दोनों ही सब्जेक्ट में नेट जेआरएफ की क्लासेस अवेलेबल है पेपर 1 के साथ। पेपर 1 के साथ। सो यू कैन चूज कि आपको पेपर 1 प्लस पेपर 2 फोरेंसिक साइंस एंड क्रिमिनोलॉजी चाहिए या सिर्फ पेपर 1 चाहिए या सिर्फ पेपर 2 चाहिए, लाइक दैट। सो एवरीथिंग इज अवेलेबल इन अवर ऑफिशियल ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सीयूईटी, पीजी एंड डीयूईटी की एग्जाम्स होने ही वाले हैं। अगर आप उनकी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा क्विक रिविजन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं एंड रिवाइज कर सकते हैं एंड आपकी एग्जाम बहुत अच्छे से दे सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, एनएफएसयू के जो रजिस्ट्रेशन है हम क्लोज करने वाले हैं विद इन 15 डेज। सो अगर 2023-24 साइकिल के लिए आप एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं एनएफएसयू, एमएससी एंड बीएससी दोनों के लिए ही, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आफ्टर 15 डेज, 1 ईयर जो क्लासेस है वो क्लोज हो जाएगा। हम फर्दर रजिस्ट्रेशन नहीं लेंगे। ओके, सेमेस्टर क्लासेस अवेलेबल है। अभी और सेमेस्टर के लिए क्लासेस अवेलेबल है, जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर एंड फिफ्थ सेमेस्टर। ठीक है, बीएससी के लिए, एमएससी के लिए फर्स्ट सेमेस्टर एंड थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस अवेलेबल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप साइंटिफिक ऑफिसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसकी क्लासेस भी अवेलेबल है हमारे ऑफिशियल ऐप में। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द फर्स्ट सीरोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन। सो जो सीरोलॉजी डिपार्टमेंट है, ठीक है, जब फोरेंसिक साइंस कंप्लीटली डेवलप नहीं हुई थी तो ये सारे डिपार्टमेंट्स अलग अलग थे। सीरोलॉजी डिपार्टमेंट अलग है। तो सीरोलॉजी इज समथिंग, सो मैंने ऑलरेडी कई बार बताया है कि जब LOGY वर्ड ऐड होता है, फॉर एग्जाम्पल जूलॉजी, बायोलॉजी, सो LOGY मीन साइंटिफिक स्टडी, साइंटिफिक स्टडी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल, यू कैन से सीरोलॉजी का मतलब होता है कि जितने भी बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, बॉडी फ्लूइड्स का साइंटिफिक एग्जामिनेशन। सो आप ये बोल सकते हो कि बायोलॉजिकल फ्लूइड्स। ठीक है, हम यहाँ पे रेफर ह्यूमन बॉडी फ्लूइड से कर रहे हैं। सो वो ब्लड भी हो सकता है, स्वेट भी हो सकता है, टीयर्स भी हो सकता है। सो जितने भी तरीके के ह्यूमन बॉडी फ्लूइड्स होते हैं उन सभी का अगर हम साइंटिफिक एग्जामिनेशन या साइंटिफिक स्टडी करते हैं तो वो कहलाती है सीरोलॉजी। एंड सीरोलॉजी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कब स्टैब्लिश हुआ था? 1910 में। ठीक है, 1910 में स्टैब्लिश हुआ था। जैसा कि मैंने बताया, जब हमारे देश में कोई भी फोरेंसिक लैब नहीं थी या कोई भी साइंटिफिक लैब नहीं थी तो सारे डिपार्टमेंट्स अलग अलग थे। मतलब एक्सप्लोजिव्स का एनालिसिस किसी दूसरे डिपार्टमेंट में हो रहा है, बायोलॉजिकल फ्लूइड्स का एनालिसिस सीरोलॉजी डिपार्टमेंट में होगा, है ना। टॉक्सिकोलॉजिकल या पॉइजन्स एंड ड्रग्स का एनालिसिस केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में होगा। सो ये सारे डिपार्टमेंट अलग अलग थे, एक साथ फोरेंसिक लैब नहीं थी तब। सो 1910 में हमारे देश की सबसे पहली सीरोलॉजी डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश करी गई थी। क्लियर? इसके साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं कि 1910 में ये सीरोलॉजी जो डिपार्टमेंट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की थी ऑफ कोर्स, बट वो एस्टैब्लिश कहाँ हुई थी? वो एस्टैब्लिश हुई थी कैलकाटा में। सो अभी ये कोलकाता है, पहले ये कैलकाटा हुआ करता था। तो कैलकाटा में सबसे पहली लैब एस्टैब्लिश हुई थी। मतलब ऑफ कोर्स फोरेंसिक साइंस की स्टेट फोरेंसिक लेबोरेटरी और सेंट्रल फोरेंसिक लेबोरेटरी दोनों ही कैलकाटा में एस्टैब्लिश हुई है, बट उसके भी पहले सीरोलॉजी डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश हुआ था, वो कैलकाटा में 1910 में हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे फोरेंसिक सीरोलॉजिकल एग्जामिनेशन हुआ करते थे। अब ये जो साइंटिस्ट होते थे हम उन्हें कहते थे इंपीरियर सीरोलॉजिस्ट। ठीक है, सो यहाँ जितने भी साइंटिस्ट काम करते थे वो सीरोलॉजिस्ट होते थे। एंड जो डॉक्टर हेनिकन है उन्होंने बहुत ही ज्यादा हेल्प करी थी इस डिपार्टमेंट को एस्टैब्लिश करने के लिए। इंपॉर्टेंट पर्सन नेम है इंपीरियल सीरोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया, इंपीरियल सीरोलॉजिस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सॉरी, ये आप कंप्लीटली साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है? कैलकाटा में स्टैब्लिश हुई थी डिपार्टमेंट ऑफ सीरोलॉजी 1910 में, 1910 में हुई थी। डॉक्टर हैनिकन ने बहुत मेजर रोल प्ले किया था। जो साइंटिस्ट थे उन्हें हम कहते थे इंपीरियल सीरोलॉजिस्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम कर रहे थे। ऑफ कोर्स तब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम कर रहे थे। ठीक है, इसके बाद सबसे पहली फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी थी स्टेट फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी इंडिया की, जो वेस्ट बंगाल कैलकाटा में डेवलप हुई थी 4 जुलाई 1952 में। अगेन इंपॉर्टेंट, जहां जहां मैं अंडरलाइन कर रही हूँ सारा कुछ इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो फर्स्ट स्टेट फोरेंसिक लेबोरेटरी का विजन था वो था डॉक्टर BC रॉय का, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, एंड ये थे चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल एट दैट टाइम, सो दैट्स व्हाई फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल। इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट लोग थे, जैसे कि डॉक्टर KN सेन, he was the director of state forensic science laboratory, again really very important person. Talking about central forensic lab, ये भी कैलकाटा में ही स्टैब्लिश हुई थी in 1957। ठीक है, 1957 में फर्स्ट सेंट्रल फोरेंसिक लेबोरेटरी स्टैब्लिश हुई। सेंट्रल फोरेंसिक लेबोरेटरी 1957 में कैलकाटा में स्टैब्लिश हुई, एंड 1952 में स्टेट फोरेंसिक लेबोरेटरी स्टैब्लिश हुई थी। जब सेंट्रल फोरेंसिक लेबोरेटरी स्टैब्लिश हुई तो ये 4 डिपार्टमेंट थे, फोरेंसिक फिजिक्स, फोरेंसिक केमिस्ट्री, फोरेंसिक बायोलॉजी एंड फोरेंसिक डायलिसिस, ये 4 इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट थे। टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन, principle of exchange was given by, so इसका correct answer है, you have 4 options here, जो principle of exchange है, so we have 7 important laws और principle of forensic science। ठीक है, फोरेंसिक साइंस कैसा साइंस है, अप्लाइड साइंस है, क्योंकि हम जो प्योर साइंसेज है, प्योर साइंस ऑफ केमिस्ट्री, प्योर साइंस ऑफ फिजिक्स, प्योर साइंस ऑफ बायोलॉजी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम यूज करते हैं लीगल पर्सपेक्टिव में या लीगल इश्यूज में, तो वो फोरेंसिक बायोलॉजी हो जाती है, फोरेंसिक केमिस्ट्री हो जाती है। सो जितने भी लॉ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो के हैं वो सारे के सारे ही अप्लाई होते हैं फोरेंसिक्स में, बट सिक्स के भी कुछ इंपॉर्टेंट 7 लॉज है, उसमें से एक लॉ है लॉ ऑफ एक्सचेंज और प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज। ये दिया था ऑप्शन सी जो करेक्ट ऑप्शन, एडमंड लोकार्ड ने। ठीक है, एडमंड लोकार्ड was the person behind principle of exchange, और इसी वजह से हम इसे एक्सचेंज, लोकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल भी कहते हैं। ठीक है, ये जो प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज है इसका एक और नाम है लोकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल। सो ये 7 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है फोरेंसिक्स के। पहला क्या है, लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी विच सेज दैट एवरी थिंग इज यूनिक इट्स ओन वे। ठीक है, चाहे वो मैन मेड हो चाहे वो नेचर मेड हो, so everything and every object have individual characteristic feature and individuality, so it follows law of individuality. Next we have law of progressive change. What does that mean? So time के साथ साथ चीजें बदलती जाती है, एंड जो क्वालिटी है एविडेंसेस की वो भी घटती चली जाती है बिकॉज ऑफ द टाइम। जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है चीजें बदलती हैं, सो इसी वजह से हम कह रहे हैं लॉ ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने अभी इस टाइम पे अपने घर के बैकयार्ड में किसी का मर्डर किया, पूरे क्राइम सीन पे बायोलॉजिकल जो फ्लूइड है, बायोलॉजिकल एविडेंस, ब्लड फैला हुआ है, एंड देन उसके बाद अगर किसी को पता नहीं चला मैंने मर्डर किया है, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, बीच में 2-3 बार बारिश हो गई, सारा ब्लड एविडेंस वॉश ऑफ हो जाएगा, जो बॉडी है वो प्यूट्रिफैक्शन की स्टेज में जाने लगेगी। सो ये जो प्रोग्रेसिव चेंज है ना, जो डेड बॉडी है वो भी धीरे धीरे डिकम्पोज होना शुरू होगी। सो ये प्रोग्रेसिव चेंज, जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है क्राइम सीन पे सिचुएशन बदलती जाती है। क्राइम सीन पे सिचुएशन बदलती जाती है, इससे क्या मतलब है कि जो भी एविडेंसेस है उनकी जो क्वालिटी है वो लूज होती चली जाती है, जो ऑथेंटिसिटी है वो कम होती चली जाती है, एंड उन एविडेंसेस की हेल्प से परपिटरेटर या क्रिमिनल को पकड़ना धीरे 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 कम होता जाता है। सो दैट इज लॉ ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज। इसी वजह से जैसे ही इंफॉर्मेशन मिलती है तुरंत की तुरंत ही हम क्राइम सीन को प्रोसेस करते हैं, एविडेंसेस को सिक्योर करते हैं, कलेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव प्रिंसिपल ऑफ कंपैरिजन। सो फोरेंसिक साइंस में हम कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चनड सब्सटेंस है और उसे हम सस्पेक्टेड सब्सटेंस के साथ कंपेयर करके देखते हैं, अगर ये दोनों मैच करते हैं, कंपेयर्ड वन, जो आपका सैंपल है, जो नोन सैंपल है, उसको आप अननोन सैंपल से या क्वेश्चन सैंपल से आप कंपेयर करते हो, तब आप एक लिंक एस्टैब्लिश कर सकते हो। अगर पॉजिटिव मैच है सो दीज टू थिंग्स बिलोंग टू सेम सोर्स में बी, एंड अगर मैच नहीं करता तो हम उसे रूल ऑफ कर देते हैं कि कोई मतलब का नहीं है, मैच ही नहीं कर रहा है। नेक्स्ट वी हैव प्रिंसिपल ऑफ एनालिसिस। तो प्रिंसिपल ऑफ कंपैरिजन यही कहता है कि फोरेंसिक साइंस में वी ऑलवेज डू कंपैरिजन, तो हमें कंपैरिजन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्रिंसिपल ऑफ एनालिसिस, तो साइंटिफिक एनालिसिस करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपने मन से कोई भी थ्योरीज या हाइपोथेसिस फाइनलाइज नहीं कर सकते। अगर आपने कोई हाइपोथेसिस बनाई है तो साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू वो प्रूव करनी पड़ेगी, तब जाके ही वो एक्सेप्टेबल होगा। So that is
प्रिंसिपल ऑफ एनालिसिस, देन वी हैव लोकार्ड्स एक्सचेंज प्रिंसिपल। सो जैसे कि मैंने अभी बताया, एक्सचेंज प्रिंसिपल को हम लोकार्ड्स एक्सचेंज प्रिंसिपल भी कहते हैं, क्योंकि पहली तो बात ये कि जो लोकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलराइज्ड प्रिंसिपल है, बहुत ही ज़्यादा फेमस प्रिंसिपल है, एंड वो दिया था एडमंड लोकार्ड ने। सो इस वजह से हम उनका नाम भी अटैच करते हैं। देन वी हैव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। सो लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी में हमें हमेशा हाइपोथेटिकल सिचुएशंस के पास काम करना होता है, प्रोबेबिलिटी पे काम करना होता है। सो जब हम क्राइम सीन प्रोसेस करेंगे तो हम प्रोबेबिलिटी पे वर्क करेंगे कि हो सकता है कि XYZ पर्सन ने गन से फायर किया है, हो सकता है XYZ पर्सन ने नाइफ यूज किया है ना, हो सकता है XYZ पर्सन ने बॉटल का ग्लास यूज किया है टू कमिट सम क्राइम। सो ये पॉसिबिलिटीज है, प्रोबेबिलिटीज है, तो हमेशा हम पॉसिबिलिटीज एंड प्रोबेबिलिटीज के अराउंड वर्क करते हैं। लॉ ऑफ सर्कमस्टेंशियल फैक्ट इज योर नेक्स्ट लॉ। सो जो सर्कमस्टेंशियल फैक्ट है, यू कैन से एविडेंसेस, वी कैन से एविडेंस नेवर लाइज। ठीक है, कोई भी पर्सन मैनिपुलेट हो सकता है, किसी भी पर्सन को मैनिपुलेट किया जा सकता है विथ मनी और विदाउट मनी, डराया धमकाया जा सकता है, बट अगर एविडेंसेस अगर प्रेजेंट है तो एविडेंसेस कभी भी झूठ नहीं बोलते। जो सर्कमस्टेंशियल फैक्ट्स है वो कभी भी झूठ नहीं बोलते। अगर क्राइम सीन पे जो मर्डर वेपन है उसमें मेरा फिंगरप्रिंट है तो है, आई कैन नॉट जस्ट एस्टैब्लिश दैट मैं क्राइम सीन पे प्रेजेंट नहीं थी, बिकॉज जो मर्डर वेपन है वो क्राइम सीन पे है और उस मर्डर वेपन पे मेरे फिंगरप्रिंट्स हैं, राइट। सो ये हो गया फैक्ट। ह्यूमंस कैन लाई बट फैक्ट्स नेवर लाई, सर्कमस्टेंशियल फैक्ट्स नेवर लाई। सो ये कुछ 7 प्रिंसिपल थे फोरेंसिक साइंस के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम किया है मैथ्यू वॉर्फेला ने। ही इज द फादर ऑफ मॉडर्न टॉक्सिकोलॉजी। क्या है ये? फादर ऑफ मॉडर्न टॉक्सिकोलॉजी। ठीक है, मॉडर्न टॉक्सिकोलॉजी के फादर है क्योंकि इन्होंने बहुत कमेंडेबल वर्क किया है फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी में, इस वजह से हम इन्हें कहते हैं फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न टॉक्सिकोलॉजी। याद रखना, मॉडर्न वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ही इज नॉट द फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी बट ही इज द फादर ऑफ मॉडर्न टॉक्सिकोलॉजी और फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी। ठीक है, इन्होंने इनिशिएट करी थी टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज, एंड इन्होंने हमें बताया था कि हम फोरेंसिक, और इन्होंने ही हमें बताया था कि हम लीगल साइंसेज में टॉक्सिकोलॉजी, एंड इन्होंने ही हमें बताया था कि हम लीगल साइंसेज में टॉक्सिकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स किसी भी ड्रग केमिकल का कैसे पढ़ सकते हैं। सो इसी वजह से हमने बोला कि ही वाज द फादर ऑफ मॉडर्न टॉक्सिकोलॉजी। नेक्स्ट इज सेम फॉर बैलिस्टिक्स। तो बैलिस्टिक्स पे बहुत कमेंडेबल वर्क किया है हमारे कैल्विन हुकर गोडार्ड ने। ही वाज द पायनियर इन दी फोरेंसिक बैलिस्टिक्स, इन्हें हम कहते हैं फादर ऑफ बैलिस्टिक्स भी। ही वॉज अ फोरेंसिक साइंटिस्ट, एन आर्मी ऑफिसर, एन अकेडमिक रिसर्चर, और इन्होंने फोरेंसिक बैलिस्टिक्स को एस्टैब्लिश करने के लिए बहुत ही बड़े कॉन्ट्रीब्यूशन दिए हैं। एंड ही मेड दी कंपैरिजन माइक्रोस्कोप। सो कंपैरिजन माइक्रोस्कोप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट माइक्रोस्कोप है फोरेंसिक्स के परस्पेक्टिव में, एंड इन्होंने कार्ट्रिज केसेस एंड बुलेट्स को कंपेयर करने के लिए कंपैरिजन माइक्रोस्कोप्स बिल्ड किए थे। कि वो फोरेंसिक बैलिस्टिक्स के साइड से क्वेश्चन आया कि who was the pioneer, who was the father? So Calvin Hooker Goddard, he also made comparison microscope. So comparison microscope किसने बनाया था अगर ये भी पूछा जाए तो Calvin Goddard ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट वेवलेंथ? सो ये आपके कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं जिसकी वेवलेंथ में, इन सभी में से किसकी वेवलेंथ हाईएस्ट है ये आपसे पूछा गया है। सो वेवलेंथ के बेसिस में हम सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, सो ये चारों के चारों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, एंड ऐसा कुछ स्पेक्ट्रम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का, कुछ स्पेक्ट्रम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का। सो गामा रेज सबसे पहले आती है, फिर एक्स रेज, यूवी रेज, यहाँ पे विजिबल रेंज है, देन IR, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स। सो इसमें से आपको क्वेश्चन पूछा गया है हाईएस्ट वेवलेंथ का। सो यहाँ पे वेवलेंथ इज इन मीटर्स। सो हाईएस्ट वेवलेंथ कहाँ पे हो रहा है? हाईएस्ट वेवलेंथ होता है गामा रेज का, एंड देन फिर रिस्पेक्टिवली वेवलेंथ जो है डिक्रीज होती चली जाती है। सो गामा रे, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर रिमूवल ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग द क्लियर फ्लूइड पोर्शन ऑफ द प्लाज्मा इज कॉल्ड सीरम? सो आप जो ब्लड में से कौन सा ऐसा एलिमेंट है रिमूव करोगे, सो जो क्लियर चीज बचेगी वो हम सीरम कहते हैं। सो यू हैव ऑप्शंस हियर, एंड करेक्ट आंसर इज
फाइब्रिनोजन। सो आप जब फाइब्रिनोजन रिमूव करते हो, क्लॉटिंग फैक्टर रिमूव करते हो, जो क्लियर आपको लिक्विड मिलता है, दैट इज सीरम। सो जो सीरम है, इट इज क्लियर लिक्विड विच इज सेपरेटेड फ्रॉम ब्लड। ब्लड से सेपरेटेड होता है क्लियर लिक्विड, जिसे हम कहते हैं सीरम। और जब हम वेट करते हैं कि जब ब्लड कंप्लीटली क्लॉट हो जाए, तो ब्लड प्लाज्मा में से जब हम फाइब्रिनोजन सेपरेट करते हैं, तो जो क्लियर लिक्विड बच गया वो कहलाता है सीरम। ठीक है, इट डज नॉट कंटेन एनी वाइट और रेड ब्लड सेल्स and any clotting factor. So serum never contains any white blood cells, red blood cells और कोई भी clotting factor नहीं होता. Next question. The plasma with AB blood groups have in their plasma anti-A, anti-B, both anti-A and B, and neither A or nor B. So correct answer is D, because ना तो anti-A होता है ना तो anti-B होता है. जो AB blood group होता है, they do not have any antigen in their plasma. ठीक है, एंड जो ब्लड ग्रुप O होता है उनमें एंटी ए भी होता है, एंटी बी भी होता है। एक्सप्लेनेशन इज हियर, वो सारे लोग जिनका ब्लड ग्रुप ए बी होता है, दे डू नॉट हैव एनी एंटीबॉडीज इन देयर प्लाज्मा बिकॉज दे हैव बोथ एंटीजेंस। दोनों एंटीजेंस हैं, ए भी है बी भी है, तो एंटीबॉडीज कहाँ से रहेंगी, है ना। सो इसी वजह से दे डू नॉट हैव एनी एंटीबॉडीज इन देयर प्लाज्मा, but with blood group O they have both anti-A and anti-B because they do not have any antigens. That's why they have both A and B antibodies. Clear? Next question is normally fiber process. So fibers can be your physical evidence, है ना। So जब physical evidence, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है law of individuality. So fibers will have some individual features, है ना। हर एक चीज man made हो या nature made हो, everything have their own unique individual characteristics. So individual characteristics तो पक्के हैं, but हम उनके class characteristics के basis पे उनको separate भी कर सकते हैं ना, कि cotton के group का fiber है, सिल्क के ग्रुप का फाइबर है ना, मैन मेड फाइबर है या फिर सिंथेटिक फाइबर है। सो ये हम एक क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स भी बना सकते हैं। सो इसी वजह से फाइबर्स हैव बोथ क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. क्लियर? सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट. Next question is dried paint cannot be tested for the presence of binder, solvent, pigment and additives. ठीक है, सो हम क्या कर रहे हैं, हम टेस्ट नहीं कर रहे हैं. सो कौन सा ऐसा एलिमेंट है पेंट का जिसको हम टेस्ट नहीं कर सकते. सो बाइंडर को हम टेस्ट कर सकते हैं, फोरेंसिक पेंट एनालिसिस में हम बाइंडर टेस्ट करते हैं, पिगमेंट टेस्ट भी करते हैं क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंटेशन होती है. हम एडिटिव के बेसिस पे कैटेगराइज करते हैं पेंट्स को, है ना. सो बच गया क्या, ऑप्शन नंबर बी, सॉल्वेंट. बिकॉज सॉल्वेंट क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है. हम जैसे ही पेंट अप्लाई करते हैं, जो सॉल्वेंट है वो इवेपोरेट हो जाता है. एंड जिस भी चीज को आप पेंट कर रहे हो, जिस भी ऑब्जेक्ट को आप पेंट कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप वॉल को पेंट कर रहे हो, तो वो पिगमेंट एंड बाइंडर्स के साथ वॉल पे रह जाता है. जो सॉल्वेंट है वो इवेपोरेट हो जाता है, वो वोलेटाइल नेचर का होता है, इसी वजह से इवेपोरेट हो जाता है. सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग बोन्स व्हिच विल प्रोवाइड अ मोर एक्यूरेट एस्टिमेशन ऑफ स्ट्रेचर. जब स्ट्रेचर हम एस्टिमेट करते हैं, जब हम हाइट एस्टिमेट कर रहे होते हैं बोन्स के थ्रू, सो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके लॉन्ग बोन्स. सो लॉन्ग बोन्स कौन कौन से होते हैं, आपके ह्यूमरस, फीमर्स, है ना. सो आपका जो फीमर बोन है, फीमर बोन इज the correct answer, option number D, because option number D जो femur है, it gives the accurate calculation of stature estimation. Clear? So option D is your correct option. Okay, so thank you so much everyone, that's it. So that's it for today. Thank you so much everyone for watching this video. Okay, thank you so much everyone for watching this video. Have a great day ahead. Take care of yourselves, and if you have any doubt, any question or any query, you can reach out to me through WhatsApp support number which is given in the description, or you can just comment down your doubts and we can clear this. I hope ये सारी questions आप सभी के लिए helpful होंगे. See you guys in the next video. Till then, take care. Bye.